रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बच्चे, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, बात समझ रहे हो? अगर कहीं पे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार की, और उसमें ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ रहे हो? क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, क्या रखा है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट साइन के दो चार्ज, मान लो एक चार्ज ये माइनस क्यू है, एक चार्ज ये प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस टोटल क्या है? तो कहेंगे 2l है। क्या है? 2l है। ये बात हमारी पिछली क्लास में भी हुई थी। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे, यानी 2l डिस्टेंस पे रखा होता है, उसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरफ इस डायरेक्शन की, और उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे थीटा चेंज होगा, जैसे ऊपर नीचे करेंगे हम। मान लो इस समय थीटा एंगल पे रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क जानते हो, जैसे दरवाजा कभी खोलते हो बंद करते हो टॉर्क लगता है उसमें। जब किसी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और घूमना शुरू कर दे तो उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क है। दरवाजा कभी खोलते या बंद करते हो, दरवाजा क्या कहीं चलता है? क्या नहीं, घूमता है किसी पॉइंट के अलोंग। जैसे दरवाजा लगा है हिंज जहां पे होता है, जहां उसका कब्जा लगा होता है, उसके अलोंग घूमता है दरवाजा। किसी पॉइंट पर फिक्स है, उसके अलोंग घूम रहा है दरवाजा, तो उसे कहते हैं टॉर्क लग रहा है। और आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है पिछले क्लास में, क्लास 11th में ही। टॉर्क जो होता है, टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क को लिखते हैं टाउ से। टाउ बराबर होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसका फॉर्मूला है। ये कहाँ से आया? क्लास 11 से आया है। इसका इस्तेमाल आज हम करेंगे। देखो आज हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे सब आपको पहले बता दे रहे हैं। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लास 11th का है। एज इट इज वहां से रोटेशन से उठा के लाया गया है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आज इस्तेमाल होने वाला है। और ये बातें, ये डायपोल क्या होता है कल ही बताया था हमने। डायपोल क्या होता है कल ही बता चुके हैं। बात क्लियर है जी? अब ये बताओ, हमने कहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक डायपोल रखा है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। बात समझ रहे हो? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो ये इस पर जो फोर्स लगेगा F बराबर QE, F बराबर QE, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, F बराबर QE। ठीक है, ये तरह बात समझो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये सारी बात क्लियर है।
अब देखो ये दोनों फोर्स, देखो अगर मान लो ऐसा एक पेन यहाँ रखा हो मान लो, और इस पर एक फोर्स F बराबर क्यू इधर लगे, एक फोर्स इसको इधर लगे, तो इसको ये घुमाने का प्रयास करेंगे ना, इसको ये घुमाने का प्रयास करेंगे ना, जो ये घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ना, यही टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। अब देखो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, F बराबर क्यू ई फोर्स यहाँ भी है, F बराबर क्यू ई फोर्स यहाँ भी है, तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे मान लो एक 10 न्यूटन से, ये मान लो मार्कर है, लेट सपोज इस पे ये रस्सी पूरी है, लेट्स है ना, मान लो मन में, एक भाई तुम्हारा चिंटू इधर से पकड़ा हुआ है, खींच रहा है इधर से, एक तुम इधर पकड़ खींच रहे हो, अगर दोनों लोग 10-10 न्यूटन से खींचोगे तो ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये मार्कर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बात समझ रहे हो, नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना इस पे। तो वही भाई अगर ध्यान से इस बात को समझोगे तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो अगर किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो इस बात को समझ गया डायग्राम, देखो फिर से एक बार समझ लो, हमने कहा क्या निकालना? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू हमें निकालना है। हमने कहा एक इलेक्ट्रिक डायपोल -q + q चार्ज का है, उसके लेंथ 2l है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल पे। हमने कहा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अब बराबर क्यों ही हो गया। जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझ लेना है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसमें कोई नेगेटिव चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स। और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? तो ये बराबर क्यू ई होती है। फोर्स की वैल्यू सब में क्या होती है? बराबर क्यू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको तो आपको समझना ही है। ये बात हो गई पहली बात, ये फोर्स की बात क्लियर हो गई। अब हमने कहा दो फोर्स हैं, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन के, तो लिखेंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर। अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और पूछे नेट फोर्स क्या है? एफ नेट, तो कहोगे आप 0 है। क्या है? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन, देखो एक चीज होता है लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखो अगर ये मार्कर ऐसे था, इसको हम ऐसे खींच रहे थे, तो इसका तो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम था, इसी लाइन पे था ना। अगर ये मार्कर टिल्ड कर दे ऐसे, इसको इधर खींचे, इसको इधर खींचे, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगा सीधे, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया ना। तो अब ये घूम जाएगा ऐसे, इसको भले आप इसको इधर खींच रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो, दोनों देखो ऐसे ही जब खींचोगे तो घूम जाएगा, ये घूमने का प्रयास करेगा, मतलब आगे पीछे तो नहीं चल पाएगा लेकिन घूम तो जाएगा ना। तो वही बात यहाँ हुई कि यहाँ नेट फोर्स तो 0 है लेकिन ये घूम तो जाएगा, आगे पीछे तो नहीं जाएगा, सही बात है, लेकिन घूम जाएगा ये। तो यहाँ पे जब घूमेगा ना तो उसी को टॉर्क कहते हैं। क्या बन गया? टॉर्क बन गया। तो यहाँ ये बात समझेंगे, देखो इसका सेंटर पॉइंट ये है O। अब देखो ये सेंटर के अबाउट घूमना शुरू कर देगा। अब देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? फोर्स का ये वाला है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो ये क्या करेगा?
ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो आगे लिखेंगे अगला लाइन में, टू इक्वल फोर्सेस which have not same line of action, which have not same line of action, बस समझो आप, टू इक्वल फोर्सेस विच हैव नॉट सेम लाइन ऑफ एक्शन, दो इक्वल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता, प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, क्या बनाएंगे ये, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। देखो फिर से, दो इक्वल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ रहे हो जी, क्या बनाएंगे भाई, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने बताया कि टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क क्या होता है, तो कहोगे सर टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो, तो ये पुरानी बात है, ये फॉर्मूला आपको जो है क्लास 11 से ही लाया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने कहा कि इस पर नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, है ना, इसलिए क्या करेंगे, घूम जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो अगर ये ऐसा होता तो इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, तो ये ना इधर चलता ना इधर, ना घूमता कहीं जाके, रुका रहता है सीधे ऐसे। और अगर ये तिरछा है तो इस पर अगर फोर्स तुम लगाओगे, इसको इधर खींच रहे हो इसको इधर खींच रहे हो, तो ऐसे घूम जाएगा ना, ये ऐसे घूम जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का प्रयास करेगा, मतलब ये घूमकर ऐसे होना चाहेगा, ये घूमकर ऐसे होना चाहेगा। बात समझ रहे हो आप। तो अब इसके बाद इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बताएं फार्मूला हम। अब हमने बात किया टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, टाउ बराबर फोर्स यानी एफ इनटू, इसे टाउ पढ़ते हैं, टाउ टाउ, ठीक है ना, टा टमाटर वाला, टाउ बराबर एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो फोर्स की वैल्यू तो क्या है, क्यू ई है ना, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, तो कहोगे ये वाली है, ये वाली है ना, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखो इस 2l के दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। बोलो अगर ये एंगल थीटा है तो ए भी थीटा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्लियर है। अभी बताओ इसका कंपोनेंट थीटा की तरफ वाला 2l cos थीटा आएगा, कल भी हमने इसकी बात की थी। थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है, थीटा के परपेंडिकुलर वाला sin थीटा होता है। अगर ये कंपोनेंट इस 2l का, ये कंपोनेंट 2l cos थीटा और ये वाला 2l sin थीटा, बात समझ रहा हो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, 2l sin थीटा, बात समझ में आई। इसको जो किताब में कुछ जगह जो है, कुछ किताबों में इसको आधा आधा तोड़ता है, आधा l से, ये l sin थीटा, इधर का आधा l sin थीटा, दो बार में, उससे भी सही आंसर आएगा, वही आंसर वही आएगा। दोनों कर सकते हो, चाहे तो इसको आधे l का l sin थीटा, इधर l का l sin थीटा कर लो, तब भी 2l sin थीटा आएगा, उससे भी सही है। देखो हमने लिखा 2l sin थीटा, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो आपका आ गया टाउ बराबर, देखो अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, क्या कल पढ़ा था, P बराबर होता है Q इंटू 2l, याद है जी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2l P होता है। तो भाई देखो ये Q और ये 2l, इसको दोनों मिला के P कह दो और E sin थीटा अलग कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो Q इंटू 2l, देखो दोनों को साथ लिख लिए,
क्योंकि इसको P लिखेंगे हम, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P और ये E, ये पूरा अंदर वाला P हो गया, ये E हो गया और ये साइन थीटा। तो यही हमारा फॉर्मूला है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक टॉर्क का फॉर्मूला समझ में आ गया ना कैसे बनाया गया? बहुत आसान है समझना, एक दो बार आप लिखोगे चीजें आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब देखो इसके बाद इतना लिख लियो ना नीचे का। अब देखो आगे, अभी ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, देखो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 11th में फॉर्मूला A क्रॉस B वेक्टर पढ़े, A क्रॉस B। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये होता है ना। इसको ऐसे लिखते हैं AB साइन थीटा करके। बोलो याद है वाली बात? आपने वेक्टर पढ़ा होगा A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। अच्छा ही बताओ, अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो क्या यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो आज उल्टा लगाने का समय आ गया है, उससे इस पे आने का। तो अब ध्यान से अगर देखो, जैसे AB साइन थीटा को हम A क्रॉस B लिखते हैं, वैसे ही PE साइन थीटा को हम P क्रॉस E लिखते हैं। कोई दिक्कत है? टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर, बस यही है वेक्टर फॉर्म इसका, ठीक है। अब क्रॉस हटाएंगे फिर से PE साइन थीटा आ जाएगा। यही क्या है? टाउ बराबर PE साइन थीटा लिखा है। ये कौन सा फॉर्म है? तो कहोगे ये वेक्टर फॉर्म है। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो पिछली बात तो ये है, अगर आपको नहीं पता तब भी याद कर लो आज से, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, वेक्टर फॉर्म है, ये क्लास 11 के पाप है, ये जो आप नहीं पढ़े, ठीक। अगर पढ़ा तो बढ़िया बात समझ में आ रहा होगा, सारी बातें, है ना, क्लियर है। अब टाउ बराबर क्या है? P क्रॉस E है ना, समझ में आया वेक्टर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। न्यूमेरिकल में कौन लगाएंगे? ये वाला ऊपर वाला P साइन थीटा, इसको भी लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा IJK के फॉर्म में तो इसको लगाएंगे, और डायरेक्ट वैल्यू दिया होगा इसको लगाएंगे। समझ में आया? कब कौन लगाएंगे? जैसे ही जहाँ रिक्वायरमेंट वैसा लगा लेंगे सवाल में हम। अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से समझ में तो आ गया, है ना। तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी फिर, है ना। अब अगर पूछे इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, चलो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन P की डायरेक्शन क्या है? तो कहोगे P की डायरेक्शन कल हमने आपको बताया था, याद है किसी को? कल बताया था P की डायरेक्शन, है ना, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, है ना। P की डायरेक्शन क्या होती है भाई? माइनस से प्लस की तरफ। देखो ये P की डायरेक्शन है, माइनस ये प्लस ये है, तो माइनस से प्लस की तरफ P की डायरेक्शन होती है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं इसको, है ना। P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है। देखो ये E की डायरेक्शन है, ये P की डायरेक्शन है। अब हमें टाउ की डायरेक्शन निकालना है, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन वहां कैसे निकालते थे? याद है? स्क्रू रूल से, है ना, याद है? हम स्क्रू रखते थे इसके मिड पॉइंट पे, रोटेशन पे, जिसके अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। क्लास 11 याद करो थोड़ा सा। उसको हम P से E की तरफ घुमाते थे, यहाँ A से B घुमाते थे। A से B जब घुमाते थे ऐसे स्क्रू, तो जिधर जाता था अंदर तो इनवर्ड डायरेक्शन, बाहर निकले तो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन, स्क्रू रूल है ये। अगर हम यहाँ पे रखें एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जहाँ से घूम रहा है, और इसको P से, देखो P इधर है, P से E घुमाएं, देखो P से E ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, देखो ऐसे अंदर जा रहा है ना स्क्रू। इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? बोर्ड के अंदर की तरफ। तो इस समय टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। इनवर्ड माने अंदर की तरफ। अगर देखो P ये है, E ये है, और थीटा एंगल ये है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की, डायरेक्शन ऑफ टाउ इनवर्ड, है ना, इनसाइड द बोर्ड है। क्या है डायरेक्शन? तो लिखोगे डायरेक्शन ऑफ टाउ क्या है? डायरेक्शन ऑफ टाउ, टाउ की डायरेक्शन क्या है? टाउ माने टॉर्क की, तो इनवर्ड द बोर्ड, है ना, इनसाइड द बोर्ड। तो यहाँ कहते हो इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड माने अंदर की तरफ है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो राइट हैंड थंब रूल से, ये राइट हैंड है ना, ऐसे घुमा के जमा देना किसी को, है ना। ऐसे करने के देखो ये देखो P से E की तरफ घुमाओ हाथ, हथेली अपनी, ये चारों अंगुलियां P से E की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा किधर जा रहा है? थंब अंदर जा रहा है ना। अगर P से E की तरफ हाथ घुमाने पर, ये हथेली, चारों अंगुलियां फिंगर जिधर घुमाओगे
P से E घुमाओ, क्योंकि P क्रॉस E लिखे हो, तो P से E घुमाओ, जिधर अंगूठा जाएगा वही डायरेक्शन है टाउ की। डायरेक्शन निकालना समझ में आया? बहुत आसान डायरेक्शन निकालना। तो यहाँ डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। मतलब डायरेक्शन ऑफ टाउ कैसे निकालते हैं? बाई राइट हैंड थंब रूल, बाई राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आई जी? तो राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। किसकी? टाउ की, यानी टॉर्क की। टॉर्क की डायरेक्शन इस समय किधर है? अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर है ना। अब देखो, जो टाउ की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होती है, ना तो पी की डायरेक्शन में होती है, मूवमेंट की डायरेक्शन में। वो बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर होती है। बात समझ रहे हो? बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसकी डायरेक्शन के बोर्ड के अंदर थी, मतलब उसमें क्या थी? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर या बाहर चल रही थी। वैसे ये भी है, बोर्ड के अंदर लग रही है या बोर्ड के बाहर। अगर कहो सर ई से पी घुमा दे तो बाहर आ रहा है, तो गलत बात है। यहाँ पी क्रॉस ई लगा है, मतलब पी से ई घुमाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? पी से ई घुमाना पड़ेगा। तो पी क्रॉस ई घुमाने पे अंदर जा रही डायरेक्शन, मतलब अंदर की तरफ है। तो अब डायरेक्शन निकालने के राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है? किसकी डायरेक्शन? टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए। और टॉर्क का फॉर्मूला टाउ बराबर पी साइन थीटा आ गया, टाउ बराबर पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? नोट कर लिए सारी बात? बोलो, किसी कोई समस्या है यहाँ तक? बता दे, फिर आगे बढ़े। फिर अब देखो, इसमें 2-3 केस बनते हैं, मिटाएं इसको, लिख लो। अब हमने देखा कि टॉर्क की डायरेक्शन जो है बोर्ड के इनवर्ड है, मतलब बोर्ड के अंदर है। अगर ये P से E घुमाएंगे राइट हैंड फिंगर को, देखो ऐसे P से E, तो अंगूठा अंदर जाएगा थंब, और वही डायरेक्शन टॉर्क की है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो देखो टॉर्क देखो ऐसे है, देखो ये ग्रीन मार्कर हमारा टॉर्क है, अंदर की तरफ है। टॉर्क की डायरेक्शन देखो अंदर है, और P की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अब देखो P और ये है टॉर्क, ये है P, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ध्यान देखो, टॉर्क अंदर है, P ऐसे ऊपर है, दोनों परपेंडिकुलर। देखो ऐसे परपेंडिकुलर ना, बोर्ड के अंदर टॉर्क है, ऐसे P है परपेंडिकुलर, और E भी ऐसे है। तो यानी हम कह सकते हैं टॉर्क जो है दोनों के परपेंडिकुलर है। टाउ इज परपेंडिकुलर टू P एंड टाउ इज परपेंडिकुलर टू E। मतलब जो टॉर्क होता है वो डायपोल मोमेंट के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि डायपोल मोमेंट बोर्ड के प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, और टॉर्क बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर है ना। बस ये बात आपको समझे रहना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा कि टॉर्क जो होता है परपेंडिकुलर होता है ना। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बनाता है, 90 राइट एंगल। देखो बोर्ड के अंदर टाउ है, बोर्ड के प्लेन में टाउ P है और E दोनों है, तो जो टाउ है दोनों से परपेंडिकुलर है। किससे? डायपोल मोमेंट P से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड E से भी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या लिखा है? परपेंडिकुलर का निशान बनाया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई कि टाउ क्या है? परपेंडिकुलर। किसके किसके है? डायपोल मोमेंट P के भी, इलेक्ट्रिक फील्ड E के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो केस बनाएंगे, स्पेशल केस कुछ बनते हैं। हमने देखा केस नंबर 1, देखो टाउ बराबर क्या है? PE साइन थीटा है, PE साइन थीटा। ये बताओ टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? केस 1, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है भाई? तो कहोगे व्हेन साइन थीटा क्या हो जाए, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। जब साइन थीटा 90 होगा तो साइन थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में आप। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? साइन थीटा 1 से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू कभी जा ही नहीं सकती है, तो मैक्सिमम 1 होती है। तो इसकी टाउ की मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? साइन थीटा पर। तो टाउ मैक्स क्या होगा? टाउ मैक्स PE साइन 90, और साइन 90 1 होता है, तो PE आ गया। यही क्या है? टाउ की मैक्स वैल्यू।
टाउ मैक्सिमम, मैक्सिमम टाउ कितना हो सकता है टॉर्क, PE के बराबर। कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इतनी बात भी आपको समझनी है कि टाउ यानी कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो। अगर इसका डायग्राम की बात करें यहाँ पे, तो इसको देखो, डायग्राम इसको मिटा लेते हैं हम, इसका डायग्राम समझाते हैं किस केस में ये मैक्सिमम टॉर्क बनता है। देखो, जब जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है और ये ऐसे रखा हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा है और ये एंगल 90 डिग्री है, देखो 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल मोमेंट ये है P ऊपर की तरफ, देख लो ये 90 डिग्री पे है, ये समझ रहे हो ना। डायपोल मोमेंट P ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस समय जो है मैक्सिमम टॉर्क होता है। कितना होता है, मैक्सिमम टॉर्क। ये डायग्राम बनाओगे आप, ये नोट करोगे, स्टेटमेंट है। तो मैक्सिमम टॉर्क कितने मिलता है, 90 डिग्री पे। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर, देन टॉर्क यानी टाउ इज मैक्सिमम। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब यहां पे आपका E वेक्टर P वेक्टर क्या हो, 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब देखो एक केस और समझो इसमें। अब ये जीरो कब होगा, जीरो, टॉर्क जीरो कब होगा, तो कहोगे साइन थीटा जीरो कब होता है भाई, जब साइन में थीटा की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो हो जाता है। यानी कि व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो टाउ बराबर क्या होगा, PE साइन जीरो। तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, तो PE इंटू जीरो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। तो टाउ का मान क्या हो गया, जीरो, टाउ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो टॉर्क मान जीरो कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। देखो ये वाली केस बनेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हमारा डायपोल मोमेंट रखा हो ऐसे, देखो ये बात, ऐसा कुछ रखा हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, देखो P की डायरेक्शन ये है माइनस से प्लस की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, दोनों का एंगल 0 डिग्री, तो उस समय कोसाइन जीरो का मान 0 होगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, P और E दोनों सेम डायरेक्शन में। तो लिखोगे व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, then when vector P and vector E are in same direction, then tau is zero। ठीक है जी, टाउ क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको केस भी याद रखने हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क 0 कब होता है। बोलो, क्लियर है। तो ये आपका जो है टॉर्क का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।